तो आज हमारे पास बायोकेम का चैप्टर नंबर 2 है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। लिपिन कोट आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है। इसमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें बेसिकली हमारे पास लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। पेप्टाइड बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ लेते होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में वाटर का जो एटम्स हैं वो लॉस्ट करते होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है कि ये अनचार्ज्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और रिजिड होता है, प्लेनर होता है, हमेशा हमारे पास ट्रांस कॉन्फिगरेशन में होता है, अनचार्ज होता है लेकिन पोलर होता है। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की पोलैरिटी, अब पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास अनचार्ज होता है अगर pH 2 to 12 है, लेकिन अगर pH इससे चेंज हो रही है ना तो फिर मतलब इतनी pH में ना तो वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना ही प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद एंडोपेप्टाइडेसिस आ जाते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस और एंडोपेप्टाइडेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद स्कैंडी स्ट्रक्चर आ जाता है। ये पूछने तो होते हैं कि स्कैंडी स्ट्रक्चर स्टेबल किससे होता है। उसमें अल्फ़ा हेलिक्स आ जाती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स आ जाती हैं, बीटा बैंड्स आ जाते हैं, वो सारा आप लोग पढ़ोगे। अब अल्फ़ा हेलिक्स का जो ये पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केराटिन और मायोग्लोबिन दोनों में अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन जो केराटिन है ये हमारे पास फिब्रस होती है और जो मायोग्लोबिन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ग्लोबुलर होती है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं पर टर्न, ये एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं। अच्छा, और उसके बाद प्रोलीन, इसका हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताया हुआ था कि जो प्रोलीन है इसके अंदर स्कैंडी अमाइनो ग्रुप होता है और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स ग्रुप है ना उसको डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये किंक चेन में प्रोड्यूस कर देता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोग पढ़ लेना। और ग्लाइसिन हाईली फ्लेक्सिबल होता है और ये ग्लूटामेट और ट्रिप्टोफन जो होते हैं ना, ये भी हमारे पास जो मतलब जो ग्लूटामेट है ये चार्ज्ड होता है, हाईली चार्ज होता है, और जो ट्रिप्टोफन होता है इसका बल्कि आर ग्रुप होता है। ये भी एमसीक्यू है, देख लेना। उसके बाद आ जाती हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। अब जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास पॉलीपेप्टाइड के। अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में ना डिफरेंस पूछ लेते होते हैं, वो ये पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर ट्विस्टिंग होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बीटा प्लेटेड जो शीट्स होती हैं ना ये हमारे पास एंटी पैरेलल अरेंज होती हैं। ये सब आपने चीज़ें याद रखनी है। अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछ लेते होते हैं। बीटा बैंड्स इंपॉर्टेंट है। बीटा बैंड्स ये पूछ लेते होते हैं कि स्टेबल किस स्ट्रक्चर को कर रहे होते हैं, तो वो स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबल कर रहे होते हैं। अब जो बीटा बैंड्स होते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ किस बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन डेबिटेटिव स्कैंडी स्ट्रक्चर, इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नहीं। और उसके बाद सुपर स्कैंडी स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इनको मोटिव्स भी कहते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा ही आप लोगों ने करना है, इसमें से एमसीक्यू वगैरह भी पूछ लेते होते हैं। और इसमें से ये हमारे पास जो प्राइमरी कोर है ना वो बनाते होते हैं और हमारे पास लूप रीजन्स में कनेक्टेड होते हैं। ये जो सुपर स्कैंडी स्ट्रक्चर है ना, मोटिव्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप लोग ये भी देख लेना ना कि इसमें अल्फ़ा हमारे पास लूप हो सकती है, बीटा लूप हो सकती हैं, बीटा मेंडर हो सकते हैं, बीटा बैरल हो सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग एक बार देख लेना। और ये पैराग्राफ तो आप लोगों ने हर ये जो बॉक्सेस होते हैं ना ये तो पढ़ने ही होते हैं। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, डाइसल्फाइड। इसमें हमारे पास 1 सेकेंड, हाँ, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन इंटरेक्शंस होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक बार पढ़ लेना। उसके बाद स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। और इसमें बस यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से होती है। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करी होती हैं, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना। प्रोटीन फोल्डिंग उसके बाद आ जाती है।
प्रोटीन फोल्डिंग की नेक्स्ट डिजीज़ आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रोटीन मिस फोल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन फोल्डिंग पता होनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास जिन प्रोटीन्स में टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो उनकी जो कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती, ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, और हम लोग को कहते हैं कि ये इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रोटीन फोल्डिंग एक बार पढ़ लेनी है। इसमें ऐसा इसको इम्पोर्टेंट MCQ है नहीं, बस एक बार इसको पढ़ लेना, अगर कुछ आ जाए तो आप लोगों को पता हो। और उसके बाद प्रोटीन डीनेचुरेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हमारे पास सिंपल कंडीशंस में तो होती नहीं है। डीनेचरिंग तभी होगी जब हमारे पास हाई हीट हम लोग दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिस, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, तभी हमारे पास प्रोटीन डीनेचर होंगी। ये जो लाइंस है ना, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। इसमें से पूछ रहे होते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन के बारे में। उसके बाद शेफ्रॉन्स आ जाती हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। ये अच्छा, तो ये जो शेफ्रॉन्स होती हैं, ये हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देख लेना कि जो ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इसमें हमारे पास होती हैं। ठीक है, और इसको स्टेबलाइज़ करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बस आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, और ज़्यादा हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर का पूछ लेते होते हैं, उसमें से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड और या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर में या अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में डिफरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। उसके बाद प्रोटीन मिस फोल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आ जाते होते हैं SCQ, इसमें सिनेरियो आता है बेसिकली अमाइलॉइड डिजीज़ का और प्रायोन डिजीज़ का। अमाइलॉइड डिजीज़ में वो MCQ भी पूछ लेते होते हैं कि अल्फा प्लेटेड शीट में हमारे पास डिफेक्ट होता है या बीटा प्लेटेड शीट में, और हमारे पास जो बीटा प्लेटेड शीट है वो ज़्यादा होंगी या अल्फा प्लेटेड शीट ज़्यादा होंगी, ये MCQ पूछते होते हैं। और उसके बाद पार्किंसन डिज़ीज़ का ये वाला MCQ जो है ना, ये वाली लाइन, ये MCQ में पूछ लेते होते हैं। और उसके बाद प्रायोन डिज़ीज़ में वो पूछ लेते होते हैं कि किस चीज़ में हमारे पास डिफेक्ट होता है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म का पूछ लेते होते हैं कि इसकी नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी है। और बस, और इसमें एक चीज़ उन्होंने यहाँ कहीं बताई होगी कि इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है हमारे पास, वो शायद ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो आप लोग देख लेना। उसके अलावा ये बेसिकली प्रायोन प्रोटीन पहले हमारे पास नॉर्मल ही होती हैं, बाद में ये अब नॉर्मल हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे ना तो ये क्लियर हो जाएंगी, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इतना, बस बाकी ठीक है, हो जाएगा।